बिल्कुल ऐसे प्रश्न और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लेना और लाइक करने में कंजूसी मत कर देना। लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। हाँ, कह रहे हैं दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ खुद से और एक से विभाजित होती है, बाकी किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो ये जो दो संख्या देखो, जीरो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, जीरो को एक तरीके से आप भाज्य बोल सकते हो क्योंकि जीरो हर किसी से विभाजित हो जाती है। तो जो संख्या दो है वो सिर्फ खुद से और एक से घटती है, तो ये अभाज्य है। आठ हमारा भाज्य है, एक ना तो भाज्य होती ना ही अभाज्य होती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दो। कह रहे 140 के अभाज्य को गुणनखंड कीजिए और उसका सही रूप क्या होगा वो आपको बताना है। तो हम 140 यहाँ लिखेंगे और इसका यहाँ गुणनखंड करके देखते हैं। तो दो सत्ते 14, जीरो, दो तिया 6, दो पंच 10, पाँच सत्ते 35, सात एकम 7। तो 140 को लिख सकता हूँ, दो कितनी बार है, दो बार, पाँच एक बार है और सात एक बार है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। कह रहे हैं 3125 का घातांक क्या है। तो 3125 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाँच को कितनी बार गुणा करें कि आ जाए। तो देखो, पाँच छंग 30, ठीक है, अब पाँच दूनी 10, पाँच बचे 25, फिर काटोगे, पाँच एकम 5, पाँच दूनी 10, पाँच बचे 25, पाँच दूनी 10, पाँच बचे 25, पाँच बचे 25, पाँच एकम 5, पाँच कितनी बार है, पाँच बार है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे हैं एक्स माइनस वाई बराबर दो है और ये ना एक्स है, और एक्स प्लस वाई बराबर दो है, तो एक्स का और वाई का मान क्या होगा ये आपको बताना है। सो देखो, एक्स माइनस वाई बराबर दो है और एक्स प्लस वाई बराबर भी दो है, तो इससे पता चल रहा है कि एक का मान तो ज़ीरो होगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई हमारा दो है और एक्स माइनस वाई बराबर हमारे दो है। तो जब हम जोड़ेंगे तो वाई से वाई कटेगा, टू एक्स, दो दूनी चार हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, दो। एक्स का मान दो होगा और वाई का मान ज़ीरो होगा। देखो, क्योंकि एक्स प्लस वाई हमारा दो है, हमें क्या निकालना भाई, एक्स का मान दो है तो प्लस का दो इधर आके माइनस का दो हो जाएगा, तो वाई का मान आ जाएगा ज़ीरो। तो एक्स का मान दो होगा और वाई का मान ज़ीरो होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये जो बी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर असमांतर रेखाएं हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, अनंत बिंदु पर, तीन बिंदु पर। तो आप लिखेंगे एक बिंदु पर। ठीक है, ये उत्तर हमारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे हम आ जाते हैं। और ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोला, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान होने पे क्या होता है कि जो विविक्तीकरण डी बराबर वो जीरो होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी का मान क्या होता है, जीरो होता है। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणज तीन, बी क्या होता है एक्स का गुणज 12 और सी क्या होता है अचर पद। अचर पद यहाँ सी ही है, तो बी हमारे पास है 12, 12 का वर्ग, फोर ए की जगह है तीन और सी की जगह पे सी है। 12 का वर्ग 144 होता है और ये चार थिया 12 माइनस के 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 12 सी। 12 यहाँ गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टी में आ जाएगा। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तो सी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 12। ठीक है, सी का मान क्या आ गया, 12 आ गया। कह रहे द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, इसका मूल बताना है। सो देखो भाई, माइनस के चार इधर के प्लस का चार हो गया और वर्गमूल निकालोगे चार का तो कितना होता है, दो। तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के दो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे इस समीकरण का विविक्तकर क्या होगा। तो विविक्तकर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी होता है, यही होता है ना। और ए यहाँ पर क्या है, देखो ए के स्थान पर तीन है एक्स स्क्वायर गुणज, बी के स्थान पर माइनस के दो है और सी के स्थान पर अचर पद एक बट्टे तीन है। यहाँ रखो बी हमारा है माइनस के दो स्क्वायर फोर, ए का मान है तीन और सी का मान है एक बट्टे तीन, तीन से तीन कटा, माइनस दो का वर्ग चार, चार एक कम चार, तो विविक्तकर का मान कितना आ गया, शून्य। तो विविक्तकर का मान कितना होगा, शून्य होगा। सभी वर्ग, देखो ये एक छोटा वर्ग है और ये एक बड़ा वर्ग है, तो सभी वर्ग दिखने में एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग
समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे उससे समदूरस्थ हो। ठीक है, तो समान दूरस्थ बिंदु हमें निकालना है, एक्स अक्ष पर निकालना है। तो एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, तो ऑप्शन बी या सी में से कोई सही होगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ देखिए, अगर इसको हम ग्राफ पेपर में करते हैं ना फट से आंसर भी आ जाता। चलो करके देखते हैं। ये ए बिंदु हमें दे रखा है 2,-5 और ये बी बिंदु दे रखा है -2,9। ठीक है, देखो एक्स अक्ष पे बोला है ना, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। सो देखो इस बिंदु को मैंने P बोल दिया। प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो AP होगा वही PB होगा। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ बोला, समान दूरी होगी। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ रखेंगे AP बराबर क्या है? PB। AP क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर रूट। डिटेल में हल करके दिखा रहे हैं आपको। ये हो गया x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इधर आ जाओगे, यहाँ से x1 ये x2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y1 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, ये बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, देखो जब जैसे ही वर्क करेंगे तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा, इसको खोल दोगे। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का 2ab, -5 में से 0 घटाओगे -5 और -5 कितना होगा? 25। इसको खोलो, ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस के 2ab और ये 9 9 81। देखो सेम टू सेम होने पर दोनों तरफ समान होने पर कट जाता है, प्लस के 4 ये कटा। अब देखिए संख्या को एक तरफ लाओ, प्लस का 81 इधर के माइनस का हो गया और ये माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 हो गया। यहाँ से बचेगा 56, यहाँ बचा 8x। ठीक है, 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 8 7 56। ठीक है, सो जो x का मान हो जाएगा वो आ जाएगा -7। x का मान क्या आ गया? -7, यानी कि जो बिंदु होगा वो होगा -7,0। ठीक है, आंसर नंबर जो बी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता ही है, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो x1 क्या है? -1, x2 है 5, y1 है 3, y2 है 2। -1 -5 ये क्या हो जाएगा? -6 और 3 में से 2 घटाएंगे 1। सो ये आ जाएगा 6 का वर्ग 36, 1 का वर्ग 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 37। अंडर रूट 37 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। इसका मान निकालना है, हर साल एग्जाम में आता है और ये आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है। देखिए 2/10 का मान कितना होता है? 1/√3। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, 1/√3 लिखो और स्क्वायर लगा दो, हल करो। 2 एकम 2 बट्टे में है अंडर रूट 3, एक का वर्ग 1, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आ गया। यहाँ से देखो, यहाँ है 2/√3, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो यहाँ से हो जाएगा। ऊपर से क्या है? 2/√3, यहाँ से 4/3। ठीक है, आप जानते हैं भैया इसकी गुणा ना इसके साथ होती है और भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 3 बट्टे में 4 गुणा अंडर रूट 3। सो 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। नीचे ऑलरेडी अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटा, ये आ गया अंडर रूट 3 बट्टे 2। अंडर रूट 3 बट्टे 2 किसका मान होता है? साइन 60 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर इसका मान इसके बराबर हो तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, तो ए का मान देखो क्या होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों तरफ बराबर होते हैं तो हमें बराबर का चिन्ह है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों तरफ बराबर बनाने होते हैं। इधर 10 है, इधर कॉट है, तो कॉट को 10 में बदल के लिख सकता हूँ। देखो इधर क्या है 10
46 प्लस ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30। आप जानते हो ना कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को 10 के पदों में लिख सकते हैं। इधर से 10 इधर से 10 हट गया, 46 प्लस ए बराबर आ गया 90 माइनस 30, ठीक है। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। सो देखो यहाँ से ए 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा 60, और ये प्लस का 46 इधर के माइनस का 46 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 14। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 14 डिग्री। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है। तो चाप के लिए 2 पाई आर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाइयाँ कैसी होती हैं। सो देखो ये हमारा एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हमने ओ बोल दिया। एक बाहर से बिंदु ले लो, पी ले लिया बिंदु का नाम, यहाँ से एक स्पर्शिका खींचा और यहाँ से एक स्पर्शिका खींचा, तो प्रमेय 10.2 के अनुसार इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या बराबर होती हैं। कह रहे हैं एक गोले की त्रिज्या और एक बेलन के आधार की त्रिज्या आर और ऊंचाई 2r है। ठीक है, तो गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। एक गोले की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या आर है। देखो ये गोला है, इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, और अरे यार क्या बना दिया, फिर से गोला बना दिया, और एक बेलन। ठीक है, ये बेलन बना लेते हैं, ये जो हमारे पास बेलन है इसकी भी त्रिज्या हमारे पास आर है, इसकी भी त्रिज्या हमारे पास क्या है आर है, लेकिन इसकी ऊंचाई 2r है। ठीक है, ऊंचाई की जगह पे क्या दे रखा है, वो ऊंचाई की जगह पे दे रखा है कैपिटल आर और इसे स्मॉल आर। तो हमें बोला है बेलन, गोले और बेलन का आयतनों का अनुपात देखो। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन क्या होता है बेलन का पाई आर, आर की जगह आ रही है आर स्क्वायर एच, एच की जगह क्या है 2r पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो देखो यहाँ से पाई है, यहाँ से पाई कटा। ठीक, सो यहाँ देखो ये बट्टे का 3 इधर इसके साथ आ जाएगा, ऊपर क्या है आर क्यूब, ये हो जाएगा 2r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कटा 2 दूनी 4, तो 2/3 बचेगा, यानी कि 2:3। कितना आ जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल। देखो बेलनाकार पेंसिल आप जानते हो ना, नुकीली की गई है, ये पेंसिल है और यहाँ से जब नुकीली करेंगे तो ऐसा होता है ना पेंसिल। तो ये क्या है नीचे से एक बेलन है, और ये क्या है एक शंकु है, तो ये किसका संयोजन होता है बेलन प्लस शंकु का, एक शंकु और एक बेलन का। तो आंसर नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे किसी पारंपरिक बटन का माध्य इतना है, माध्य का इतना है, तो बहुलक क्या होगा। सो आप एक संबंध जानते होंगे बहुलक माध्य और माध्यिका में। बहुलक क्या होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य होता है, ये आप जानते हैं। सो देखो बहुलक निकालना है हमें, बंटन का माध्यिका दे रखा है 20, तो 20 और माध्य कितना दे रखा है 20.5, तो ये 60 और ये आ जाएगा 40 और 41 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो बहुलक कितना होगा 19 होगा। ठीक है, कह रहे हैं दिए गए आंकड़ों ठीक है का बहुलक 7 है। ठीक है, इन आंकड़ों का बहुलक 7 है, तो अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, बहुलक 7 है, तो देखो 7 सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, ये आंकड़े हैं, देखो अगर ध्यान से देखो बहुलक 7 उसने बोल दिया है, 1 2 3 है और बाकी 5 भी देखो 3 बार है, और बहुलक 7 बोला जा रहा है। तो बहुलक क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बार हो, वैसे 5 भी 3 बार है, तो जब तक इसके जगह पर 7 नहीं रखूँगा तो बहुलक 7 नहीं हो सकता, तो अल्फा का मान कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हमारे MCQ 20 प्रश्न हमारे हल हो गए। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो आप प्रश्नों को एक बार दोबारा ज़रूर देखें।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अब हमारे सारे वर्णात्मक प्रश्न हैं, इनको हमें हल करना है एक एक करके, और कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। सो देखिए, अब आते हैं वर्णात्मक प्रश्न में। खंडों को, खंड ब, पहला क्वेश्चन, पहले का क, क्या बोला जा रहा है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, एक सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होती है। वैसे एक सामान्य वर्ष में सोमवार कितने होते हैं, अब सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं ना, तो यहाँ 53 सोमवार होने के लिए बोल रहे हैं। तो सामान्य जो वर्ष होता है, किसकी बात कर रहे हैं, सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। तो 52 सोमवार तो हो ही जाएगा, 53 सोमवार होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो एक एक्स्ट्रा दिन की बात कर रहा है, ठीक है, संभव परिणाम जो हमारे पास हो जाएगा, संभव परिणाम, वो जो 7वां दिन है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा दिन है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो सोमवार हो सकता है, वो मंगलवार हो सकता है, वो बुधवार हो सकता है, वो गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, वो शनिवार हो सकता है, वो रविवार भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा दिन। तो आपसे प्रायिकता पूछा है, ठीक है, सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी, सोमवार आने की प्रायिकता, सोमवार आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम कितना है, सोमवार 1 है, और कुल परिणाम कितने देखो 7 है। तो आंसर आ जाएगा 1/7। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में वहाँ जाएंगे। कह रहे हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि बोल दिया है, गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। अच्छा जी, अब जिस विधि से बोलना है आप उस विधि का ही प्रयोग करना है, किसी दूसरी विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। गुणनखंड बोल दिया है तो गुणनखंड विधि से तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं। कौन नंबर पे आ जाओ, थोड़ा देखो दिया क्या है हमारे पास। ठीक है, बच्चों को देख के तो घबराहट होगा ना, 1/8 दे रखा है, तो 2x³ यहाँ क्यूब दे रखा है प्रश्न में, फिर x दे रखा है प्लस के 1/8। तो प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पर x² होगा, उसको हमने खुद से अपने से सुधार लिया है। ठीक है, और इसके बट्टे में कुछ नहीं दो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं दो 1, ले ले लॉसअप क्या आ जाएगा 8। क्या आ गया 8, 8 दूनी 16x², यहाँ से आ जाएगा 8x। ये इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लिया, त्रिज्य गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे देखो, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने में वही आता है, और 8 गुणा 0 0 हो जाएगा। तो ये हमें समीकरण मिल गया, द्विघात समीकरण। अब इसके हमें मूल निकालने गुणनखंड विधि से, जो कि आसान है। ठीक है, जो कि आसान है। कैसे देखो, इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना था। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 16 है और जोड़ने पे 8 है। तो वो है 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आराम से हो गया। सो देखो 16x², 4x, 4x। जब भी ब्रैकेट माइनस हो ना, ब्रैकेट लगा के मान रखा करो, प्लस गुणा माइनस माइनस। ठीक है, अब एक एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा एक जोड़ा, और यहाँ से बन जाएगा एक जोड़ा। 4 का भागा दोनों में जाएगा, और x कम से कम दोनों में भागा चला जाएगा। 4 चौको 16, x² से एक x बाहर निकालेंगे तो एक x बचा। 4x पूरा बाहर है, 4x से कम 4x। यहाँ से कुछ भी वरिष्ठ नहीं है तो एक वरिष्ठ है। ठीक है, जब एक निकालते हैं तो अंदर जो होता है वो पूरा आ जाता है, चूँकि बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल गया। देखो भैया, ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। और जो 2 बार उसे हम एक बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ है उसे हम दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। सेम टू सेम है। यदि 4x - 1 = 0, तो माइनस का अंदर के प्लस का हो गया, और ये जो 4 गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया। तो दोनों मूल समान हो गए, और ये भी वही आ जाएगा। ठीक, बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत।
नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करते हैं, इस प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हर साल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गौ नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गौ क्या दे रखा है, देखिए हमारे पास एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। इस रेखाखंड का जो एक बिंदु हमें दे रखा है, इस बिंदु को ए बोल देते हैं, जो कि 5,-6, और इसको हम बी बोल देते हैं, जो कि -1,4 है। ठीक है, इसको वाई अक्ष पे एक बिंदु है पी। वाई अक्ष के लिए क्या होता है, एक्स निर्देशांक 0 होता है। माना वो बिंदु पी है जो इसको m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है, और उस बिंदु के निर्देशांक पे निकालना है। इसको हम बोल देंगे x1, ये हमारा y1, ये x2, ये y2, और ये हमारा क्या है, विभाजन बिंदु है। ये हमारा क्या है, विभाजन बिंदु। ठीक है, सो यहाँ से देखिए, यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। सो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, देखो हमें मान किसका मालूम है। पहले जब तक हम m1 अनुपात m2 नहीं निकालेंगे, जो कि प्रश्न में निकालना भी है, उसके बिना हम वाई निर्देशांक नहीं निकाल सकते। तो निर्देशांक अनुपात निकालने के लिए जिस अंक का आंकिक मान हमें मालूम वो हमें लेना पड़ता है। x का मालूम है, और x का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, सो x हमारे पास है 0, m1 पता नहीं, x2 है -1, m2 और x1 है 5 बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं, 2 1 ले लिया मैंने। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दे वही रहता है, -m1 प्लस के 5m2, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं वो 0 हो जाता है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, -m1 इधर के +m1 हो गया, और ये m2 गुणे में था, इधर के बट्टे में हो गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और बट्टे का मतलब ये क्या होता है, अनुपात। तो m1 अनुपात m2 का मान कितना आ गया, 5:1। पहला आंसर आपको फट से मिल गया। ठीक है, कितना आ गया, 5। तो m1 हमारे पास कितना है, 5 है। ठीक है, और m2 हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, अब हमें y निकालना है, तो y निकाल लो। y का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का मान है 5, y2 का मान है 4, m2 का मान है 1, y1 का मान है -6। m1 प्लस m2, 4 पंचे 20, 6 कम 6, तो 20 में 6 घटाएंगे 14, तो यह आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 3 6, 7/3। यानी कि जो बिंदु होगा पी बिंदु वो होगा 0,7/3। ठीक है, ये जो बिंदु होगा वो होगा 7/3, 0,7/3। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसकी परिधि 64 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है घ। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। ये वृत्त है हमारे पास, चित्र बना सकते हो तो बना दो। तो हम मान लेंगे, माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, ये हम मान लेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है परिधि। ठीक है, परिधि कितनी दे रखी है हमें, 64 सेंटीमीटर। ठीक है, 64 सेंटीमीटर दे रखा है। परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, जो कि 64 दे रखा है। 2π का मान कुछ नहीं है, तो 22/7। r हमें मालूम नहीं, और जब तक r नहीं मालूम होगा हम क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे। तो देखो, जो बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। ठीक है, और जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम काटें, 2 से 2 1 कम, 2 1 कम, 2 3 6, 2 दूनी, और काटो 2 1 कम, 2 2 6 12। ठीक है, यही है। सो r का मान आ जाएगा 16 × 7/11।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये हमें आर मिल गया। हमें क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे में 4। पाई का मान 22/7 बट्टे में 4 ऑलरेडी है, और आर स्क्वायर है तो ये आर है, इसको 2 बार गुणे में लिखना, 16 गुणा 7 बट्टे में 11, 16 गुणे 7 बट्टे में 11। अब इसको बस आप हल कर दो किसी भी तरीके से, ठीक है, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 4 चक्को 16, 11 दूनी 22, ठीक है, और एक 7 से एक 7 कटा, तो क्या बचा, यहाँ से लिख देते हैं 2 गुणा 16 गुणे 7 और यहाँ से 4, ठीक है। सो देखो यहाँ से क्या जाएगा, 16 चौके 64, 7 दूनी 14, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर दोगे, जो भी आएगा आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। 14 ठीक, तो देखो 14 का पहाड़ा पढ़ लो। 14 का कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको तो पहाड़ा भी नहीं आता होगा भाई, ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक है। तो देखो 14 चौके, ठीक है, कितना होता है 56, ये आ जाएगा आंसर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सिद्ध करेंगे भाई। तो हमें क्वेश्चन नंबर अंगा है ये हमारा, ठीक। उल्टा मानना होता है ऐसे प्रश्नों में, तो मान लेंगे, माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमने उल्टा मान लिया इसका। सो देखो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या को हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होता। p और q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तथा जो HCF होता है p और q का वो 1 होना चाहिए, तभी जाके उसे हम परिमेय बोल सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों में लॉजिक क्या होता है कि अंडर रूट को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ। ये 7 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। समीकरण नंबर 1 मान लो। आप जानते हैं p बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या और 1/7 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय को परिमेय से गुणा करने पे एक परिमेय संख्या ही आता है। तो लेकिन चूंकि p/7 क्यू एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। आप जानते हो कि अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती हैं, बताइए। कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ये परिमेय होता तो इसको बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं आ रहा है, अतः हमारी अवधारणा क्या गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अगर हमारी अवधारणा गलत है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 7 √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें सिद्ध करना था। आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही आसान है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन अंक के बाद है 4 नंबर। देखो ये हमारा गोला है, ठीक है। हमें गोले का व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है व्यास, 8.4 सेंटीमीटर दे रखा है व्यास। तो दिया है, लिखेंगे क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है गोले का व्यास,
कितना 8.4 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी गोले की, आधी होती है व्यास की, काटोगे 2 चौके 2 दूनी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए हमें क्या निकालने के लिए बोला है, गोले का आयतन। कोई कोई क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दे रहा है और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा ही बहुत मतलब कम नंबर में ज़्यादा प्रोसेस वाला दे रहा है, बाकी तो सारे ही आसान है। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान है 22/7 और आर हमारा है 4.2 4.2 4.2, 3 बार गुणे में करना है। तो काटो 7×5 = 35, 7×6 = 42, पॉइंट का 6। ठीक है, और 3 से काटो, 3 × 3, 3 चौके 12, तो 22 चौके 88। और देखो यहाँ पर क्या है, पॉइंट का 6, 1.4, 4.2, तो इनको आपस में गुणा करेंगे। देखो 4.2 को जब आप गुणा करोगे 1.4 से तो ये हमें देगा 5.88। ठीक है, अब 5.88 को जब आप गुणा करोगे 0.6 से तो ये आपको देगा 3528.3 स्थान के बाद। ठीक है, अब इसको गुणा करना है 3.528 को, इसको गुणा करना है 8 से, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा ये इतना सेंटीमीटर की। इस प्रश्न में जो नंबर मिलेंगे आपको गुणा करने के ही नंबर मिलेंगे, इसी में टाइम लगेगा, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कह रहे हैं अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, लेकिन हम तो सारा करेंगे, 5 खंड नहीं सारा करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुपद जो दे रखा है शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को गुणकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ना x² है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, वो मैं सही कर देता हूँ। बहुपद जो हमारे पास है, बहुपद हमारे पास है x² माइनस के 5x, इसे px बोल दो। इसके शून्य निकालना है और फिर गुणांकों के बीच संबंध भी जांच करनी है। ठीक है, शून्य के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखा जाता है। ठीक, तो बहुपद क्या है हमारे पास, x² माइनस 5, इसको 0 के बराबर रखो, यहाँ से x माइनस है तो x माइनस 5, ये बचा एक गुणनखंड दूसरा गुणनखंड। हाँ, तो देखो यदि x को 0 मानोगे तो एक शून्य डायरेक्ट 0 आ जाएगा, यदि x माइनस 5 को 0 मानोगे तो माइनस के 5 इधर के प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखिए, चूंकि हमारे पास जो बहुपद है वो है x² माइनस के 5x, तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, x का गुणज, b क्या होता है x का गुणज, और c अचर पद तो भैया यहाँ है ही नहीं, है क्या, नहीं है। तो हमें अब जांच करनी है, क्या करनी है जांच, पहली जांच क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a होता है। तो अल्फा देखो, इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो। अल्फा आपका 0 है, बीटा आपका 5 है। ठीक है, और b आपका माइनस के 5 और a आपका 1 है। 0 में 5 जोड़ोगे 5, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो होता है वही आ जाता है, तो आगे दोनों तरफ बराबर, सही है। अब दूसरी जांच करनी है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान 5, c हमारा 0 है यहाँ से और a हमारा 1 है। 0 गुणा 5 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, तो आगे दोनों तरफ बराबर। तो हमने शून्य भी निकाल दिए और शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी कर दी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं ख नंबर में। प्रायिकता का प्रश्न है, वो बहुत ही आसान प्रश्न है। हमसे क्या बोल रहे हैं,
144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, ठीक है। तो कुल बॉल पेन कितना हमारे पास दिया है, देखो हमें क्या दे रखा है, जो कुल पेन है वो 144 है और खराब पेन कितने हैं, खराब पेन हमारे 20 हैं। तो अच्छे पेन कितने हो जाएंगे हमारे पास, अच्छे पेन क्या होगा, टोटल में से 20 घटा दोगे तो 124 हमारे अच्छे पेन आ जाएंगे, ठीक है। जो प्रश्न पढ़ के जो हमें दिया है वो हमने लिख दिया। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो ठीक हो, मतलब अच्छा पेन खरीदेंगे, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे, खरीदेंगे का मतलब आप वो पेन अच्छा होगा, अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि आ, खराब की प्रायिकता पूछा है, खराब और अच्छे की प्रायिकता पूछा है। तो सबसे पहले आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि खराब पेन आने की प्रायिकता पूछा है, खराब पेन की प्रायिकता में निकालनी है। तो सूत्र क्या होता है प्रायिकता का, खराब संभव परिणाम 20 है और कुल परिणाम 144। काटो, किससे कटेगा ये, 2 से, 2 ढाई 20 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 से काटो और 36, 2 पंजे 10, तो आंसर आ जाएगा 5/36। सेकंड नंबर पे बोले आप वह पेन खरीदोगे, आप वह पेन खरीदोगे यानी अच्छे पेन की प्रायिकता, पेन अच्छा होगा तभी हम खरीदेंगे, अच्छे पेन की प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितना है, अच्छा 124 और कुल परिणाम 144। काटो तो ये किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छंग 24, तो आंसर आ जाएगा 31/36, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर गो, देखो उसी समय बोला गया है, देखो कह रहे हैं 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, ये हमारी भूमि है। अभी यहाँ पर ना 6 मीटर का एक खंबा है और उसकी जो छाया की लंबाई है, ये जो छाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर है। उसी समय और एक, ठीक है, थोड़ा और ले जाता हूँ इधर, यहाँ तक ही जा रहा है। उसी समय और एक खंबा है, ठीक है, मान लेते हैं उस खंबा की ऊंचाई h है, लेकिन इसकी छाया की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 28 मीटर है। तो हमसे बोले उस खंबे की लंबाई बताओ कितनी होगी, ठीक है। हम नाम दे देते हैं इस बिंदु को A, ये B, ये C, इस वाले बिंदु को दे दिया D और इस वाले बिंदु को दे दिया E। यहाँ 90 अंश का कोण है, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे, कारण सहित लिखना है, चूंकि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसके संगत भुजा AB और इसके संगत भुजा क्या है, AC, AB/AC। इसकी संगत भुजा है हमारी ये वाली BE और यहाँ से इसकी संगत भुजा क्या है, CD। इन दोनों को ले लो, काम बन जाएगा। AB हमारे पास 4 है और AC हमारे पास 28 है, BE हमारे पास 6 और CD को हमने H माना है। त्रिज्या गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4H, ये हो जाएगा 28 गुणा 6, ठीक है। 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो 7 28, 7 छंग 42, ठीक है। तो H कितना होगा, 42 मीटर होगा। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 1/3 का परिमेय संख्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो देखो, घ नंबर
उल्टा मान लेंगे, माना 1/√3 एक परिमेय संख्या है। सेम वही क्वेश्चन जो हमने किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं कि ये P/Q के रूप में होगा, और बट्टे वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता। P और Q हमारे क्या होंगे, पूर्णांक, तथा HCF जो होना चाहिए P और Q के बीच का वो होना चाहिए 1। ठीक है। लॉजिक क्या होता है कि देखो, अगर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या ही होता है तो लॉजिक होता है अंडर रूट को एक तरफ रखो, व्युत्क्रम ले लो, तो ये हो जाएगा Q/P। सिंपल से सिंपल तरीके से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखोगे, फिर से आप वही लिखोगे, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय और परिमेय कोई बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। देखो, अगर 1/2 परिमेय है तो 2/1 भी क्या होता है, परिमेय होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है, इसलिए 1/√3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। सो सिद्ध करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि बायां पक्ष लेके दायां पक्ष लाना है, आप दायां पक्ष लेके भी बायां पक्ष ला सकते हो, ठीक है। सो हम यहाँ से लेंगे अंगा वाला पार्ट और यहाँ लिख लेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष क्या है हमारे पास, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये है ना। इसको हमें ये लाना है, कॉस कॉस, ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है। कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही। अगर कोई सर्वसमीका नहीं लगती है तो उसे हम साइन कॉस में बदलते हैं। तो कॉस को हम लिखते हैं 1/sin, कॉट को लिखते हैं हम cos/sin। दोनों में स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, इसके बट्टे में साइन, इसके बट्टे में साइन, लॉस ऑफ आ जाएगा साइन। तो जब नीचे सेम रहता है ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। अब स्क्वायर दोनों का अलग अलग ले लो, इसका हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ऊपर तो कॉस आ गया है, नीचे कॉस में चाहिए कॉस, लेकिन साइन में है तो sin स्क्वायर थीटा का मान हम जानते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है कॉस के पदों में। ये रख दो यहाँ पर, ये कॉस है, इसके जगह पे आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो एक को हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, और आप एक सूत्र जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है। तो लगा देंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में। तो इसमें सूत्र लगा देंगे ए प्लस बी, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, ए माइनस बी, इससे ये कटा, ऊपर 1 - cos बचा, नीचे बचा 1 + cos, और ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम जाते हैं, 4 नंबर। कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी का 22वां पद इतना है और सार्वंतर 7 है, इसके प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है 22वां पद E22, ये दे रखा है 149, उसके बाद सार्वंतर 7 दे रखा है और हमें
22 पदों का योगफल हमें निकालना है। A22 का मतलब होता है, एक कम कर दो A प्लस 21D। देखो हमें ए नहीं दिया ना, प्रथम पद नहीं मालूम है, तो प्रथम पद निकालेंगे, नहीं तो 22 पदों का योगफल कहाँ से निकालेंगे। तो डी का मान रख दो 7, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 147। तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए का मान कितना आ गया 2। इसलिए 22 पदों का योगफल क्या होता है, सूत्र है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। n की जगह पे क्या है 22 है, ए का मान है 2, n का मान है 22 और डी का मान प्रश्न में दे रखा है 7। 11 2 दूनी 4 21 गुणा 7, ठीक है। सो 11 21 सत्ते 147, ठीक है। 11 गुणा 151, 11 एकम 11 हासिल लगाए, 11 पचे 55 और 1 56 हासिल लगा 5, 11 एकम 11 और 5 16, तो 1661 आ जाएगा आंसर। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। अब सीधा 6 नंबर वाले प्रश्न है। कह रहे 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम अंगूर और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाते हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो समीकरण बनाना है और उसको फिर ज्यामितीय रूप यानी कि ग्राफ खींच के दिखाना है। या फिर ये बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है, स्पर्श और समद्विभाजित होती है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, सो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और भवन फिर क्या बोला, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। सो देखो हमारे पास क्या है ना, एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, ये हमारा भवन है और ये हमारा मीनार है। हवा में तो नहीं होंगे, ज़मीन पे खड़े हैं, ये हमारा ज़मीन है। तो हमें दे रखा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h है। तो हमें क्या बोला, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। ये हमें 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ये हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो हमसे ये ऊंचाई हमसे पूछा है। कभी कभी इन भवन और मीनार के बीच की दूरी भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो इसको x मान लो क्योंकि ये हमें दिया हुआ है और वैसे तो ये निकालना है। तो जब एक भुजा दोनों त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज में उभयनिष्ठ आती है ना, उसको हमें लेना ही पड़ता है। ये जो भुजा इस समकोण त्रिभुज में भी आएगी और ये जो भुजा इस समकोण त्रिभुज में भी आएगी, तो इसको हमें लेना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में, हर साल एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। तो नाम दे दो इसका, भाई ये ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी। समकोण त्रिभुज बन गया ना, अब आराम से हल हो जाएगा। पहले देखो इस वाले में त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज डी सी बी में ये पता है और ये दोनों में उभयनिष्ठ हैं, इनको लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सी डी बट्टे में बी सी। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा, और थीटा हमारा है 60 डिग्री। तो सी डी हमारे पास है 50, बी सी हमने x माना है। tan 60 का मान होता है √3। ये √3 इधर बट्टे में आ जाएगा और बट्टे वाला इधर गुणे में आ जाएगा। x का मान मिल गया 50 बट्टे √3। ठीक, अब आ जाओ इस वाले त्रिभुज में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये निकालना है और ये अभी हमने पता कर लिया है। तो ए बी बट्टे बी सी,
कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधा टेन थीटा। थीटा कितना है 30। ए बी हमने एच माना है और बी सी को हमने एक्स। टेन 30 का मान 1/√3 और हमें एच निकालना है। एक्स बट्टे का तरह के गुणे में आ गया। एक्स का मान पता है, ये रख देंगे। एक्स का मान कितना है 50/√3 और बट्टे में √3 ऑलरेडी है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो। इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ। 50 से कम 50 √3 गुणा √3 सिर्फ 3। तो जो एच होगा वो होगा 50/3 मीटर। ठीक है, यानी कि 1/3 होगा मीनार की ऊंचाई का। हो गया, आंसर आ गया। अब एच का मान तुम यहाँ रख दो। ठीक है, यहाँ रख दोगे। एच का मान तो निकल गया ना। अब एक्स का मान तो पहले ही निकल चुका था। कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो अगर आपसे पूछता कि भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी है तो बोलते 50/√3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। अथवा में जो क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि दिए हुए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। एक दिवसीय सुनते ही ना बहुत पेन हो जाता है दिल में। बहुत बहुत पेन हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने वर्ल्ड कप हारा है और ये वर्ल्ड कप हमारा लास्ट था। मतलब कुछ खिलाड़ियों के लिए लास्ट था, जो हमारे भी और आपके भी चाइल्डहुड से आप देखते हुए आ रहे हो। मैं भी देख रहा हूँ चाइल्डहुड से, आप भी देख रहे हो। जैसे कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है। सो बहुत बहुत बुरा फील होता है। आपको बुरा फील हुआ कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। मुझे तो आज तक पेन होता है उस चीज़ का कि यार वर्ल्ड कप हार गए। चलो, इससे मूव ऑन करना है। तो मूव ऑन करने के लिए हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना होगा। तो मिलके अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल लिखना होता है। 3000 से 4000, 4000 पे खत्म और 4 से शुरू। तो वर्ग अंतराल तो सही है। तो सबसे बड़ी बारंबारता में ढूंढनी होती है। तो बड़ी बारंबारता क्या है 18 है। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो F1, इसके नीचे वाला होता है F2 और इसके ऊपर वाला होता है F0। इसी के सीध में आते हैं। तो ये जो हमारा है ये हमारा होता है बहुलक वर्ग। ये क्या होता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L कितना है 4000 और कितने कितने का अंतर है सब में H 1000 का अंतर है। ठीक है, हमें निकालना बहुलक है। तो बहुलक का सूत्र आपको पता ही होगा। क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। L हमारे पास है 4000, F1 हमारे पास है 18। ठीक है, F1 18 है, F0 हमारे पास है 4, H हमारे पास है 1000। 18 दूनी 36, 2F1 है ना, तो ये हो जाएगा 36। फिर F0 है 4 और F2 है हमारा 9। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखना। कैलकुलेशन करते हैं। 18 में से 4 घटाएंगे 4, ऊपर आ गया 1000 से गुणा कर दिया। तो 36 में से 13 घटाओगे कितना आ जाएगा 23। ठीक है, अब आपको क्या करना है 4000 को भाग देना है 23 से। सो 23 से कम दशमलव के 2 स्थान तक ले लेते हैं इतना। ठीक है, बहुत है। दशमलव के 2 स्थान तक जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 4173.91 आंसर। ये हमें हमारा बहुलक बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, अगर टेन थीटा का मान 3/5 है तो इसका मान बताओ कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ साइन कॉस कॉसेक कॉस ये सब दिख रहा है, तो पहले इनके इसकी मदद से ये सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो दिया है, क्या दिया है टेन थीटा। कितना दे रखा है, 10 दे 3/5। सो आप जानते हो एक सूत्र, आप जानते होगे, लाला आम लाया कच्चा कच्चा, अरे यार उल्टा लिख दिया, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये सही लिखा। ठीक है, यहाँ से होता है साइन कॉस टेन, नीचे से लेते हैं तो कॉसिक सेक कॉट। ठीक है ना, तो हमें 10 दे रखा है, यानी कि लंब बट्टे आधार। ये हमारा लंब है
और ये हमें हमारा आधार है, मिला है। ठीक है, तो इस जानकारी को इकट्ठा करते हुए हम बनाएंगे चित्र समकोण त्रिभुज। तो हमें प्रश्न में दे रखा है लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 5 है। हमें क्या नहीं मालूम, हमें कर्ण नहीं मालूम। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। नाम दे दो इसको ABC। ठीक है, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार क्या हमारे पास 5, लंब हमारे पास है 3, 5×5 = 25, 3×3 = 9। तो कर्ण हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा कितना 34। तो कर्ण हमें मिल गया अंडर रूट 34। जो चीज़ हमें नहीं मालूम थी वो भी मिल गई। अब प्रश्न में जो जो हमें निकालना है, क्या क्या चाहिए, साइन, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। ऊपर है साइन थीटा बट्टे में 1 + cos थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर है कॉसिक थीटा बट्टे में 1 + cos थीटा। तो इन सब के मान पहले अलग से निकाल लेते हैं। देखो, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब है 3, कर्ण है अंडर रूट 34। फिर हमें कॉस चाहिए, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार है 5, कर्ण है 34। फिर हमें चाहिए कॉसिक, कॉसिक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण ऊपर आ जाता है, लंब नीचे आ जाता है। ये मान अलग से निकाल दिए, इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो। साइन थीटा का मान कितना है 3/√34 और ये है 5/√34। फिर कॉसेक का मान है √34/3 और 1 + 5/√34। अगर आप ध्यान से देखो, इसके बट्टे में वही है, इसके बट्टे में भी वही है, तो लॉस आ जाएगा, ऊपर ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रखो, लॉस यही आएगा, दोनों के नीचे सेम टू सेम है, तो ये वाला और ये वाला जुड़ गए। ठीक, सिंपल कर दिया एकदम। अब देखिए, इसका लॉस क्या आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ अंडर रूट 34 × 3, 3 3 9, अंडर रूट 34 × अंडर रूट 34, अंडर रूट हट जाएगा 34। इसके बट्टे में क्या आ जाएगा अंडर रूट 34, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके गुणा इसके साथ अंडर रूट 34 एक कम अंडर रूट 34 1 पंजे 5, इसकी गुणा इसके साथ 34 और 9 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, बट्टे में देखो, इसकी गुणा इसके साथ अंडर रूट 34 आ गया और इसकी गुणा इसके साथ होती है, तो ये आ गया अंडर रूट 34 × 3 और ये है अंडर रूट 34 + 5। अंडर रूट 34 कटा, तो यहाँ आ गया 43/3 और अंडर रूट 34 बट्टे में 5। अंडर रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता है तो परिमेयकरण कर देंगे, अंडर रूट 34 - 5 परिमेयकरण कर दिया। ये क्या है a + b a - b 43/3, यहाँ है अंडर रूट 34 - 5। ये हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ऊपर है 43 अंडर रूट 34 - 5, अंडर रूट 34 का वर्ग करेंगे सिर्फ 34 बचेगा, 5 का वर्ग 25। आगे हल करो तो 43 अंडर रूट 34 - 5, 34 में से 25 घटाएंगे, 5 और 4 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 43 अंडर रूट 34 - 5, 9 3 27। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर।
बाकी बच्चों डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लो, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है, खजाना। ठीक है, साइंस भी पूरा पढ़ा रखा है, मैथ्स भी पूरा पढ़ा रखा है, बाकी चीज़ें भी एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मॉडल पेपर हो, वैसे तो मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर करा रखे हैं, और अगर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा नया हो तो वो भी दे सकते हैं, वो भी मैं करा दूंगा। और चैप्टर वाइज वन शॉट नहीं है, एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी, सारे उदाहरण, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारे सब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट सब करा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। कह रहे हैं ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास के एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास एक बेलन है, लकड़ी का ठोस है, ठीक, जिसकी जो ऊंचाई है वो 2.4 है। जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2.4 है, और जिसका जो व्यास है वो है 1.4 सेंटीमीटर। इस लकड़ी के अंदर से ना इसी ऊंचाई और इसी आधार को मानते हुए एक एक शंक्वाकार खोल काटा गया है, एक शंकु के आकार का खोल काट लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ बचेगा, ये ठोस ठोस बचेगा। इस निकट पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के देखो क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़े नंबर में ही होगा। तो जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, जो बेलन की जो ऊंचाई h है वो हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर, और बेलन की जो त्रिज्या है r वो 1.4 की आधी हो जाएगी, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद शंकु की ऊंचाई सेम बोली है, तो शंकु की ऊंचाई h भी वही हो जाएगी 2.4, और शंकु की त्रिज्या भी वही हो जाएगी 0.7। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये नहीं पता, ये हमें चाहिए होगा, और L बराबर जो सूत्र होता है वो होता है √h² + r²। h हमारे पास है 2.4, r हमारे पास है 0.7, 24 का वर्ग होता है 576.2 स्थान के बाद 0.49, यह आ जाएगा 6.25। 625 का वर्गमूल होता है 25, यहाँ 2 स्थान के बाद दशमलव होता है 12 के एक स्थान पर हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई इसकी, ये वाली। ठीक, हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखो, अगर लकड़ी ये बाहर बाहर से क्या है, बेलन है, तो क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर इधर से क्या है, एक नीचे नीचे से वृत्त है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। कई लोग सोचते हैं कि माइनस करना है, माइनस नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रों में जोड़ना है, और अंदर अंदर से तुम्हें एक शंकु भी मिलेगा, उसके भी पृष्ठ को तुम छू सकते हो। ये ऊपर से टोपा खाली है, ठीक है, निकट के फेंक दिया ना, ऊपर कुछ नहीं है, तो बाहर इधर से देखो, पन्नी कहाँ कहाँ चला सकते हो, पन्नी चारों तरफ से चला सकते हो, बेलन नीचे से चला सकते हो वृत्त, और अंदर से शंकु प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और इसका होगा πrl। तो क्या है, देखो कम से कम पाई और ओवनिस्ट है, यहाँ से बचेगा 2h, यहाँ से बचेगा r, और यहाँ से बचेगा l। पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारे पास है 0.7। h हमारे पास कितना है, 2.4, r हमारे पास है 0.7, और l हमारे पास है 2.5। 7 एकम 7, तो 22 एकम 22, ये हो जाएगा 2.2। 24 दूनी 48, 4.8, और 25, 7 और 5 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा
2.2, ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नए वीडियो में।